नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि संसद के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे की बहस शुरू हुई है, उसका अर्थ क्या है। क्या रक्षा मंत्री ने वाकई उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जिसकी अपेक्षा या जिसकी उम्मीद देश के 140 करोड़ लोगों को थी, या कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सरकार बहुत करीने से छिपा के ले गई। क्या विपक्ष ने जिस तरीके से हमला बोला तरुण गौरव गोगोई के नेतृत्व में, क्या वो सही सवाल पूछ पाई। और प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि लगभग 90 दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। आपको मालूम है, ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद विपक्ष लगातार यह मांग करता रहा कि इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए, चर्चा बहस के लिए, विमर्श के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं हुई। मानसून सत्र का पहला पूरा हफ्ता भी पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया और वहां भी चर्चा नहीं हुई। खैर, ले दे के अब चर्चा शुरू हुई है, तो इस चर्चा का अर्थ क्या है, श्रवण जी आपसे ही जानते हैं। बहुत मुश्किल है इस चर्चा का अर्थ निकालना, और जो लोग पूरा देश और दुनिया देख रही होगी लाइव टेलीकास्ट, आज तो बहुत ही ये जो चल रहा था दुनिया भर की नजर थी। पाकिस्तान भी देख रहा होगा, चीन भी देख रहा होगा, अमेरिका भी देख रहा होगा कि ये भारत की संसद में ये क्या हो रहा है। हम इसको सवाल ये है किस नजरिए से देखना चाहते हैं। पहली चीज तो ये कि जो हुआ आज उसके मायने क्या है, उसके निहितार्थ क्या है, अर्थ क्या है। दूसरा ये कि ये अगर शुरुआत है तो इसका अंत क्या है। तीसरा ये कि ये क्या संसद अब ऐसे ही चलने वाली है। चौथा ये कि अगर ऐसे ही चलने वाली है तो मोदी जी के बाकी 4 साल कैसे गुजरने वाले हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने साल सवा साल ही पूरा किया है। मोदी जी कहें या ये हुकूमत कहें कि वो 4 साल कैसे गुजरेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी डिबेट को सुनने के बाद, अभी तक की डिबेट जब मैं तेजस्वी सूर्या को सुन रहा था या उसके बाद प्रणीति शिंदे ने बोलना शुरू किया, वो सुन रहा था, और तेजस्वी के पहले फॉरेन मिनिस्टर को सुन रहा था। मेरे मन में एक जो इम्प्रेशन गया वो ये गया कि ये जो हुकूमत है इस समय घोर निराशा में है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर को जितनी वो तारीफ कर रही थी, जिसकी क्रेडिट लेना चाहती थी, उतना ही उसको आज की बातचीत से सरकार को निराशा हुई होगी बुरी तरह। इसका एक उदाहरण ये है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि वो 4 दशक से राजनीति कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि कर भी रहे होंगे, क्योंकि 78 साल के हैं तो 4 दशक से तो कर ही रहे होंगे। वो 5 दशक भी कहते तो लोग मान लेते। देश का रक्षा मंत्री ये कहे, या जो सरकार 2047 की योजना बना रही हो, मोदी जी 2047 के सपने बुन रहे हो, उस सरकार का नंबर 2 आदमी, नंबर 2 मतलब हायरार्की में कह रहा हूं, पावर्स में नहीं। पावर्स में तो अमित शाह हैं,
पर जो उनके नजदीक बैठते हैं पे नंबर 2 पे, राजनाथ सिंह ने संसद में यह कह दिया कि आवश्यक नहीं कि हम सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। उसका निहितार्थ ये है कि जो विपक्ष है उसको कह रहे हैं कि आप भी सत्ता में आ सकते हैं। ये एक बताता है कि सरकार में किस तरह का डिप्रेशन चला गया है, उसकी रीढ़ में इसको कहना चाहिए। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजनाथ सिंह बोल नहीं पा रहे थे। मतलब वो बोल रहे थे पर सब कुछ वही बोल रहे थे जो मोदी बोल चुके हैं। मोदी ने जो एक दो चीज नहीं कही वो केवल ये थी कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, और ये जो सीज फायर हुआ ये जो उसमें ये हम पाकिस्तान ने हार मान ली, उनका कहना था। और हमारी शर्तों पर हुआ, मतलब हमारी शर्तों का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कैफियत दी पाकिस्तान ने कि अगर वायलेशन हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उसके बाद तो वही भाषा, हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है वगैरह। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और जितने सत्ता पक्ष के लोग थे वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व का गायन कर रहे थे। तो देश के रक्षा मंत्री से इस तरह के भाषण की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सवाल क्या है? सवाल ये है, दो चीजें, क्योंकि कल भी ये चर्चा या हो सकता है रात भर चले, हो सकता है क्योंकि अगर 16 घंटे चलना है तो रात तक भी चल सकती है। प्रधानमंत्री दिखे नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी। सदन में नहीं दिखे, वो संसद में रहे होंगे, अपने कक्ष में रहे होंगे, पर संसद में नहीं दिखे। रक्षा मंत्री बोल रहे थे तब भी नहीं दिखे। अमित शाह जी थे। हम देश ये जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री किस लेवल पर हस्तक्षेप करेंगे बहस में, बहस का जवाब देंगे कि नहीं देंगे, और अगर देंगे तो ऐसा क्या बोलेंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं कहा है, अभी तक नहीं कहा, या जयशंकर जी ने जो बोल दिया उसके अलावा क्या कहेंगे, या राजनाथ सिंह ने जो बोल दिया उसके अलावा क्या कहेंगे, कुछ नया है क्या। दूसरा ये कि विपक्ष की ओर से एक जबरदस्त भाषण हुए। गोगोई का ही नहीं, कल्याण बनर्जी का आप सुन लीजिए, और उद्धव की पार्टी शिवसेना के सावंत जी का सुन लीजिए, या शरद पवार की समाजवादी पार्टी के सांसद का सुन लीजिए। कल्याण बनर्जी का तो मैंने शायद नाम लिया जी। अद्भुत भाषण जिसको कहना चाहिए, मैंने गजब की तैयारी और कोई रिपीटिशन नहीं, और एक से एक मुद्दे जिसको कहना चाहिए कि जो ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष के पास कुछ है नहीं, बोलने को ही नहीं है, जुबान कहीं रख दी गई है, काट ली गई है, डर रहे हैं कि कुछ मुंह से निकल नहीं जाए ऐसा कि प्रधानमंत्री नाराज हो जाए। अब जो मैंने एक सवाल उठाया कि अभी तो राहुल गांधी का तो बोलना है, अभी तो उनका बोलना बाकी है। वो क्या बोलेंगे? गोगोई ने
गोगोई का जो पूरा भाषण था, ऐतिहासिक भाषण था, और उन्होंने कोई उनसी बात थी जो नहीं कही। जैसे सबसे ज्यादा तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सऊदी से आते ही बिहार दौरे पर चले जाने को जो कहा, या पहलगाम की चूक को लेकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जी ने जो कहा, वहां जिम्मेदारी ली, तो उन्होंने कहा कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे कैसे छुप सकते हैं अमित शाह। जवाबदारी तो अमित शाह की है। जो उभर कर आया आशुतोष जी, क्योंकि मैं उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता कि किसने क्या कहा, उससे कोई मतलब नहीं। हमको ये देखना चाहिए कि जो नजर आया, जो नहीं कहा गया, उसमें क्या नजर आया। उसमें ये नजर आया कि जो एनडीए है, जिसके की नेता हमारे मोदी जी हैं, उसका पूरी की पूरी तरह से, जिसको अंग्रेजी में बैंक्रप्सी कहते हैं, वैचारिक दिवालियापन, वो नजर आया। एक एक आदमी कांग्रेस के राज में 1948 के बाद से, मतलब क्या कमियां रही, कहां कहां कांग्रेस ने सरेंडर किया, उसको वो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर नहीं है, वो कह रहे हैं कांग्रेस सरेंडर नहीं, कि आपने जो 1965 में समझौता कर लिया पाकिस्तान के साथ शास्त्री जी ने, तो वो रूस ने की मध्यस्थता से किया, और कई चीजें विजयंत पंड्या जो हैं, पांडा जो हैं, वो जो उन्होंने गिनाया 1948 से अभी तक का, कितने डरा हुआ है सत्ता पक्ष, ये समझ में आया। और चापलूसी का, प्रधानमंत्री की तारीफ का कितना आतंक है। मतलब एक तो आतंक सत्तारूढ़ दल के लोगों पर तो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है। दूसरा ये कि जो बैसाखियां हैं जेडीयू और तमिल तेलुगु देशम पार्टी, उनके लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आप और हम ये लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या चंद्रा बाबू समर्थन वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप अगर ललन सिंह का भाषण सुनते आज, ये देश ने सुना होगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्तारूढ़ दल के भी किसी आदमी ने इस तरह का गुणगान नहीं किया होगा मोदी जी का, जितना आरजे ये इन्होंने अपने जेडीयू के ललन सिंह ने किया। तो एक तो मुद्दा ये कि ये इस सरकार में लोग ही नहीं हैं जो इस सरकार को बचाएं, पहली बात ये। गौर करने की बात है कि इसमें गडकरी को बोलने का मौका मिलेगा क्या। गौर करने की बात है कि एक सीनियर आदमी, उनसे कहा गया होगा कि आप भी बचाइए सरकार के बचाव में, और उन्होंने वो खड़े होंगे क्या या नहीं होंगे, तो उसका क्या संकेत जाएगा पूरे पॉलिटिक्स में। दूसरा ये कहा, जो विपक्ष ने जो संकेत दिया वो ये दिया है कि ये तो बस लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इसका मतलब ये कि बहुत जबरदस्त तैयारी थी विपक्ष की। अगर कल्याण बनर्जी को जिन्होंने सुना हो, जो कह रहे हैं 56 इंच की छाती 34 इंच की रह गई, और तमाम जो आक्रमण उन्होंने बांग्ला में किया, मतलब ये एक जिसको कहना चाहिए ना कि विपक्ष की तरफ से एक ट्रीट थी जनता को, देश को बताने के लिए कि जैसे आरोप लगाया इन पर कि आप तो सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, आप सैनिकों की तारीफ नहीं करते हैं, सब विपक्ष को जो कहा,
कि आपने इतने शौर्य की तारीफ नहीं की। तो उसने पूछा अपने उद्धव की पार्टी के सांसद ने कि आप तो ये बताइए कि सत्यपाल मलिक ने जब कहा था कि सैनिकों को आप रोड से मत भेजिए, विमान से भेजिए, और उनको मर जाने दिया, तो वो आपने सैनिकों का कितना सम्मान किया था। या आप पहल आपने आप पुलवामा की रिपोर्ट आज तक आई है क्या? या आप पहलगाम गए थे क्या? या सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति कहता है मोदी जी के पहलगाम नहीं जाने पर, मैं नोट कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं है कौन किसने कहा कि जम्मू कश्मीर तो टहलने के लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री ने तो एक्शन लिया इसलिए वो नहीं गए, और बोले जो लोग गए थे वो तफरीह के लिए गए थे। ये संसद अब आगे कैसे चलेगी? मतलब इसका इसका फंक्शन अब कैसे होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आपने गौर किया हो, देश ने गौर किया हो, तो जो स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हो रहा है बिहार में, जिसको लेकर पूरे देश में एक उत्सुकता का माहौल है, उसको लेकर तो आज सुप्रीम कोर्ट में 10 मिनट की बहस हुई केवल, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जो एक उनके बेंच पर और हैं, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि भाई आप ये क्यों नहीं लेना चाहते हैं वोटर आईडी और आधार और राशन कार्ड। राशन कार्ड में तो हेरा फेरी हो सकती है, पर वोटर आईडी और आधार में क्यों को लेकर आप क्यों आपत्ति जता रहे हैं? जो हमला किया गया विपक्ष की तरफ से वो ये था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए था, ऑपरेशन तंदूर होना चाहिए था। मतलब आपने इन शर्तों पर कैसे आपने सीज फायर कर लिया? अगर आप इतना ही अगर दावे कर रहे थे कि टेररिज्म के खिलाफ आपका ये रिजॉल्व है, तो अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कल कोई रूलिंग आती है, आप देखिए कि संसद में विपक्ष जो मांग कर रहा था वो एसआईआर को लेकर बहस की मांग कर रहा था। पूरा 5 दिन से जो डिस्कशन चल रहा था वो एसआईआर को लेकर चल रहा था। आज भी शुरुआत उसी से हुई, और स्पीकर ने डांट डपट करते हुए पूछा कि आप अब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में बात ये हुई थी कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस होगी, तो आप चाहते हैं कि नहीं बहस इस पर हो? सत्तारूढ़ दल को ये लगा होगा कि ये विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने से डर रहा है, कतरा रहा है। पर अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो आश्वासन दिया गया स्पीकर की तरफ से कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहस हो, कब हो, कितनी देर की हो कि नहीं, इस पर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में तय करेंगे। मुझे डर ये है आशुतोष जी जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो कल आएगी, व्यवस्था जब कल आएगी, उसके बाद क्या सरकार इस बात के लिए ऑपरेशन सिंदूर के का जो पूरा अनुभव हमने आज देखा, जिस तरह से सरकार को बहुत ही डिफेंसिव, जिसको प्रतिरक्षात्मक मोड में जाना पड़ा, उसका दिवालियापन सामने आ गया कि कुछ कहने को है नहीं। न तो सीज फायर पर अमेरिका के दबाव को लेकर, या चीन के और तुर्की के पाकिस्तान के साथ मोर्चा बनाने को लेकर जितने भी मुद्दे उठे, किसी पर मुंह तक नहीं खोला गया, बात तक नहीं की, मेंशन तक नहीं की गया। क्या ये सरकार अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बातचीत के लिए तैयार होगी क्या? दूसरा, अगर होती है तो उसमें क्या होगा? क्योंकि अगर देखा आपने कि एक वो कुत्ते का
आपने देखा कि उसको पहचान पत्र मिल गया जो योगेंद्र यादव ने जो जारी किया है। इस तरह के मामले आ रहे हैं और तमाम चीजें हो रही है, उसमें सरकार स्पेशल या इलेक्शन कमीशन एसआईआर पर किस तरह का रुख अभी भी रखेगा, खासकर आज के पार्लियामेंट के डिबेट के बाद। मुझे लगता है कल का दिन और इम्पोर्टेंट होगा आज के बजाय, जब ये बोलेंगे, राहुल बोलेंगे, सरकार की तरफ से और कौन बोलता है वो देखना है, और शशि थरूर बोलते हैं कि नहीं। आज तो वो जब पार्लियामेंट में आ रहे थे तब रेणुका चौधरी से उनका कॉन्फ्रंटेशन जब हुआ, उसके बाद पत्रकारों ने जब पूछा रेणुका से, तो उन्होंने कहा भाई वो बोलने का तो उसको भी अधिकार है, वो बोलते हैं कि नहीं। बोलने का मतलब सरकार को डिफेंड करना पड़ेगा कि वो डिफेंड कर रहे हैं और वो तैयार होते हैं कि नहीं। बहुत बड़ा मामला है ये। कल प्रकट होगा कि कल के स्पीकर्स में कौन है, और कल ही मेरे ख्याल से राज्यसभा में भी डिबेट की शुरुआत होने वाली है, अगर मैं ठीक देखता हूं तो, ठीक मानता हूं तो, अगर मेरी जानकारी सही है तो राज्यसभा में भी 16 घंटे की होनी है। पहले वो शायद 10 घंटे की थी या 8 घंटे की। मुझे लगता है आशुतोष जी कि ये 2-3 दिन जो है, 4 दिन सरकार के लिए बहुत गंभीर स्थिति और गंभीर चुनौती पैदा करने वाले हैं। एक ही चीज है कि प्रधानमंत्री निकाल पाते हैं कि नहीं इस संकट से, और राहुल गांधी का जो हमला है वो किस तरह का होता है। तो हम आज की बातचीत को इसी नोट पर, आपका कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो इसी नोट पर नहीं, ठीक है सर, क्लोज कर। ठीक है जी ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।